अभी तक हम लोगों ने एक्सपोजर के बारे में पूरा समझ लिया अच्छे से, है ना। एक्सपोजर क्या होता है, फ़ोटो कैसे खींची जाती है, आईएसओ क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, शटर स्पीड क्या होती है। अब आप लोग का टाइम आ गया है कैमरा खरीदने का। मैंने शुरू में इसलिए मना किया था कैमरा खरीदने के लिए कि जब तक एक कंसेप्ट क्लियर ना हो जाए कि मुझे कौन सा कैमरा चाहिए और मुझे करना क्या है कैमरे से, तब तक कैमरा खरीदने की ज़रूरत नहीं है। कैमरा तभी खरीदो जबकि मुझे ये क्लियर हो जाए कि मुझे एग्जैक्टली चाहिए क्या, ठीक है ना। तो अभी मुझे क्या चाहिए और किस कैमरे में क्या अवेलेबल है, ये दो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये बताने जा रहा हूँ कि मार्केट में कैमरे कितने तरह के होते हैं, ठीक है। मार्केट में कैमरे, फिल्म वाला कैमरे तो ज़माना गया, अब सारा डिजिटल का ज़माना आ गया है। तो डिजिटल में काफ़ी सालों तक DSLR कैमरे चल रहे थे। कुछ दिनों बाद SLR के साथ साथ में एक और चीज़ आ गई जिसको बोलते हैं मिररलेस कैमरा। ये आपका DSLR कैमरा है, ठीक है। इसको जब हम अपने आँखों में लगाते हैं, इस तरह से जब आँखों में लगाते हैं तो अब इसमें देखना आप सामने, ये सामने एक मिरर है इसमें, ठीक है, दिखाई दे रहा है। ये जब हमने खींचा तो एक मिरर ऊपर जाके नीचे आया, और स्लो स्पीड में दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मिरर जो है ऊपर गया नीचे आया। तो बेसिकली जब हम इसको आँखों में लगाते हैं तो इस लेंस के थ्रू इमेज इस मिरर पे गिरती है और मिरर के थ्रू मेरे को यहाँ दिखाई देती है। तो उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि हम क्या चीज़ फोकस कर रहे हैं। और जिस समय हम फ़ोटो खींचते हैं उस समय मिरर ऊपर चला जाता है और जो लेंस से रेस है वो सीधी जो है सेंसर के ऊपर आती है। तो इसलिए ये वाला जो कैमरा है ये DSLR कैमरा है। और जितने भी DSLR कैमरे या जितने भी मिररलेस कैमरे होते हैं उनके अंदर एक सेंसर होता है। सेंसर मैं दिखाता हूँ कैसे दिखाई देता है आपको। अंदर एक नीली चीज़ दिखाई दे रही है, नीली स्क्रीन दिखाई दे रही है। ये नीली स्क्रीन जो है ये कैमरे का सेंसर है, ठीक है। इसका जो सेंसर है उसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वो पिक्चर को रिकॉर्ड करता है। और मेगापिक्सल जो होता है वो बेसिकली इस सेंसर की कितनी सेंसिटिविटी है उसके हिसाब से मेगापिक्सल कैमरे के रहते हैं। जितने ज़्यादा मेगापिक्सल का कैमरा होगा, जितने ज़्यादा मेगापिक्सल का आपका सेंसर होगा, उतनी ज़्यादा रिजोल्यूशंस आपके इमेज में ज़्यादा आते हैं। जैसे 12 मेगापिक्सल का भी कैमरा होता है, 20 मेगापिक्सल का भी कैमरा होता है। आजकल तो 30-30, 40-40, 50-50 मेगापिक्सल के भी कैमरे आने लगे हैं। तो मेगापिक्सल कैसे अफेक्ट करेगा वो अभी मैं आगे बताता हूँ। बेसिकली ये है कि ये जो DSLR कैमरे हैं इसमें बेसिकली ये जो सेंसर है और उससे आगे का जो मिरर है वो जब हम फ़ोटो खींचते हैं तो मिरर ऊपर उठता है और पिक्चर सीधे जो है सेंसर के ऊपर इमेज आती है और फ़ोटो खींचते हैं। तो इसलिए ये कहलाते हैं DSLR कैमरे, ठीक है। दूसरे जो कैमरे हैं जिसकी बात कर रहा हूँ मैं मिररलेस की, तो ये मिररलेस, इसकी खासियत ये है, ये तो इससे सामने सेंसर दिखाई दे रहा है, छोटा सा कैमरा है, छोटा सा सब कुछ है। ये आपके लिए बहुत अच्छा है जो प्रोफेशनल काम करना नहीं चाहते हैं, जो शौकिया काम करना चाहते हैं। प्रोफेशनल के लिए भी है, आगे मैं बताता हूँ। बेसिकली ये कहलाता है मिररलेस कैमरा। इसमें क्या होता है, सब कुछ बहुत छोटा छोटा होता है और काफ़ी लाइट वेट होता है। अब आप इसको देखो, जैसे एक इसका वज़न देख लो और एक इसका वज़न देख लो, है ना। ये कैमरे करीब आधे किलो से ऊपर के होते हैं। जितने भी DSLR होते हैं ये आधा किलो से ऊपर के होते हैं। और ये वाले जो कैमरे होते हैं, जो मिररलेस कैमरे होते हैं, काफ़ी लाइट वेट होते हैं। तो ख़ास तौर पे जो लोग ट्रैवल करते हैं, जो लोग जर्नी वगैरह में यूज़ करना चाहते हैं, उनके लिए मिररलेस कैमरा काफ़ी अच्छा है। ख़ास तौर पे जो लोग वीडियोग्राफी करते हैं उनके लिए भी मिररलेस कैमरा बहुत अच्छा है। क्योंकि आजकल देखा होगा आपने कि जो हम सिनेमेटोग्राफी करते हैं तो इस पर गिम्बल के ऊपर लगा कर रहते हैं। तो गिम्बल के ऊपर जब आप हाथ में 2.5 किलो का कैमरा लेके जब चलते हो ना तो थोड़ी देर बाद तकलीफ़ होने लगती है और इतना स्मूथली वो फंक्शन भी नहीं करता जितना अगर आप मोबाइल को गिम्बल में लगा के खींचो ना, आपको बहुत मज़ा आएगा। उसी तरीके से मिररलेस कैमरे को गिम्बल में लगा के खींचोगे तो आपको
काफ़ी कन्वीनियंट रहेगा। लेकिन DSLR को जब हम गिम्बल में लगाते हैं तो थोड़ा सा तकलीफ होती है, क्योंकि हाथ थोड़ी देर बाद दुखने लगता है, प्लस मूवमेंट भी इतने फास्ट, इतने स्मूथ नहीं होते जितने कि इसके ऊपर होते हैं मिररलेस कैमरे के ऊपर। तो बेसिक ये फ़र्क आ गया आपका मिररलेस और DSLR का डिफरेंस। अब अगर मैं ये बोलूँ कि मिररलेस, आजकल मिररलेस का एक क्रेज़ हो गया मार्केट में, जिसको देखो मिररलेस की तरफ बात करता है कि मेरे को मिररलेस चाहिए। मिररलेस में पिक्चर अच्छी आएगी ऐसा नहीं, ये मिसकंसेप्ट है। आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पूरी मिररलेस की तरफ जा रही है। पुराने लोग धीरे धीरे DSLR को भूलते जा रहे हैं, नया जो भी जाना चाह रहा है मिररलेस की तरफ जाना चाह रहा है। तो मिररलेस ऐसा नहीं है कि मिररलेस लेने से आपको बहुत ज़्यादा उसमें पिक्चर क्वालिटी अच्छी मिलेगी। मिररलेस कैमरे में आपको कन्वीनियंस बहुत मिलेगी। देखो, अगर आप मोबाइल से फ़ोटो खींचते हो ना, आपके मोबाइल में देखना फ़ोटो कभी भी मिस नहीं होती। मोबाइल क्या है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक कैमरा है, सब कुछ पूरा इलेक्ट्रॉनिक है, उसमें मैनुअल कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है और काफ़ी लाइट वेट है। आप आराम से कैसे भी करते जाओ, खींचते जाओ, फोटो उसमें आती जाती है। बस मोड मोबाइल का बहुत अच्छा काम करता है। उस दिन किसी ने बस मोड के बारे में बात की थी ना कि एक बार में 30-40 फ़ोटो हम खींच सकते हैं। तो चूँकि वो इलेक्ट्रॉनिक है इसलिए उसका बस मोड बहुत अच्छा काम करता है। मिररलेस का भी बस मोड जो है DSLR से काफ़ी अच्छा काम करता है। 1 सेकंड में आपके 30-40 फ्रेम ले लेगा वो। मिररलेस के अंदर आपकी वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी आती है इसमें, क्योंकि हाई एंड कैमरे आते हैं मिररलेस में, आपके 4K लेसे आजकल 8K तक के भी आने लगे हैं। लेकिन वही अगर आप 4K 8K का DSLR लेना चाहोगे तो आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। कॉस्ट भी बढ़ेगी, वज़न भी बढ़ेगी। ठीक है, तो मिररलेस आपको तब लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद है जब आप उसमें वीडियोग्राफी करना चाहते हो, आपको सिनेमेटोग्राफी करना चाहते हो तो मिररलेस ज़्यादा अच्छा है। स्टिल शॉट्स के लिए आज भी मैं अपनी तरफ से DSLR को ही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस है। पिक्चर्स के लिए DSLR पिक्चर्स के लिए ज़्यादा, वीडियोग्राफी के लिए आपका मिररलेस ज़्यादा अच्छा है। पिक्चर्स के लिए भी मिररलेस अच्छा है, लेकिन मिररलेस की एक और लिमिटेशन मैं बता रहा हूँ। चूँकि मिररलेस अभी मार्केट में ज़्यादा पुराना नहीं है, तो वैरायटी ऑफ लेंसेज भी उतने ज़्यादा मार्केट में नहीं है। जितने लेंसेज आपको इसके अवेलेबल मिलेंगे DSLR के मार्केट में, जितनी वैरायटीज़ हैं और जितनी कॉस्ट, इसकी कॉस्ट काफ़ी कम है DSLR के लेंसेज की एज़ कम्पेयर टू मिररलेस के लेंसेज की। मिररलेस की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये थोड़े से वैसे वाले पैरामीटर्स होते हैं। तो अभी हम आपको वापस DSLR पे ले चलते हैं। DSLR जब आप लेने के बारे में सोचते हो तो देखो मेरे पास कितने तरह के DSLR रखे हुए हैं। एक ये DSLR है, ये भी DSLR है, एक ये DSLR है, ये भी DSLR है। ठीक है, उसके बाद एक ये DSLR है, ये भी DSLR है। सबके वजन बढ़ते जा रहे हैं, है ना। ये सबसे ज़्यादा हैवी है, ये थोड़ा सा लाइट है, वो उससे कम लाइट। तो बेसिकली जैसे जैसे उसमें फीचर्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वज़न बढ़ते जाते हैं। तो अब सवाल आता है कि DSLR में फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो DSLR अगर आप देखते हो तो आज से करीब करीब 20-25 साल पहले DSLR मार्केट में आया था। 2000 के आसपास DSLR अपने इंडिया में काफ़ी आ गए थे। और ये सारे DSLR 2005-2010 के आसपास के, जैसे सबसे पहले जो D31 सीरीज़ आई थी, D3100, ये आया था 2006 या 2005 के आसपास आया था। फिर उसमें 3100 के बाद 3200 आया, 3500 आया, एक सीरीज़ इस तरह के कैमरों की आई। उसके बाद फिर D5100 5000 आया, 5100 आया, 5200 आया, 5300 आया, अभी शायद 56-5700 तक भी आ गया। उसके बाद D90 की सीरीज़ थी, D8 थे, D10 आया, उस तरह का D80 आया, D90 आया, फिर D7200 है, 7100 है, 7600 है। तो ये अलग अलग रेंजेस हैं कैमरे की। अगर आपको किसी भी कैमरे के बारे में पता करना है लेने से पहले, सिंपली आप गूगल में उस मॉडल का नाम लिख दीजिए और एंटर दबा दीजिए, आपकी पूरी उसकी लिस्टिंग आ जाती है, स्पेसिफिकेशन आ जाती है किस कैमरे में क्या है। ओके, अब कोई कैमरा, जैसे ये कैमरा है, ये है D3200, ये मार्केट में लेने जाओगे आपको ये मिल जाएगा
हज़ार के आसपास मिल जाएगा। ब्रांड न्यू कैमरा 35,000 तक मिल जाएगा। उसके बाद D50-100 की सीरीज़ आती है, शायद आजकल उससे 5300 या 5600 तक, 5347 का है ना। 53 के बाद 5600 भी है, ये 50-55 की रेंज में मिल जाते हैं। उसके बाद आप आते हो D90 की सीरीज़ में। D90 की सीरीज़ के कैमरे आपको 60,000-70,000 के रेंज के आसपास हैं मेरे ख्याल से। कुछ ऐसी प्राइस आप गूगल में देख सकते हो उसकी, लेटेस्ट प्राइस मार्केट में क्या अवेलेबल है। देन उसके बाद आते हैं आपके D850, D860, धीरे धीरे उसकी प्राइस बढ़ती जाती है। फिर उसके बाद आते हैं D7200, 7300, 7400, उनकी प्राइस। अब ये प्राइस क्यों घट बढ़ रही है ये भी जानना ज़रूरी है अपने को। ये सबसे पहला D3100 या 3200 या 3300 कैमरा, इसके अंदर सब कुछ है, ठीक है। अब इसके अंदर आपका मैनुअल मोड भी है, ऑटो मोड भी है, पी मोड भी है, प्रोग्राम मोड जिसको बोलते हैं, सारे मोड्स हैं जो कि सारे कैमरों में होते हैं। फ़र्क क्या है इसमें और थोड़े से महंगे कैमरों में कि सबके धीरे धीरे ISO रेंज बढ़ते जाते हैं। जैसे ये एंट्री लेवल का जो कैमरा है, इसमें मैक्सिमम ISO मैंने समझाया था आप लोग को, ISO जो है फिल्म की सेंसिटिविटी है। अब ISO में इसमें आपका मैक्सिमम 3200, कुछ केसेस में 6400 तक मिल जाएंगे आपको। फिर कैमरा जैसे जैसे महंगा होता है उसमें आपका ISO रेंज बढ़ती जाती है। जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ाते जाओगे ISO रेंज बढ़ती जाएगी। फिर और भी बहुत सारे फीचर्स बढ़ते जाते हैं उसमें। किसी में वाईफाई मोड आ जाता है कि आप वहीं से आप पिक्चर अपने मोबाइल पे सेंड कर सकते हो। फिर उसके अंदर GPS मोड भी आ जाता है। देन एक और चीज़ ऐड हो जाती है, जैसे ये जितने भी कैमरे हैं उस सस्ते वाले, उसके अंदर ये जो इसकी जो बैक वो है, ये फिक्स्ड है, इसको आप बाहर नहीं निकाल सकते, है ना। शाहरुख तुम अपना कैमरा देना, इसमें इस तरह के जो रहते हैं, है ना, जैसे 5600 की जो सीरीज़ है उसमें आप इसको बाहर निकाल सकते हो। तो होता क्या है, जो आप शूट कर रहे होते हो तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप आँख पे लगा के खींचो। जब से आपने ट्राइपॉड पे लगाया है, जैसे भी ये तो अपनी, जैसे आप ज़मीन पे बैठ के फ़ोटो खींच रहे हो किसी बच्चे का, तो क्या होता है जमीन पे बैठ के जब आप खींच रहे होते हो तो आपको भी बच्चे के साथ में ज़मीन पे उस लेवल तक झुकना पड़ता है, जो कि कभी कभी आपके लिए कन्वीनियंट नहीं रहता। तो उस केस में क्या करो, आपको झुकने के बजाय आप अपने घुटनों पर बैठ जाओ और बच्चे के लेवल पे आप कैमरे को नीचे ले आओ और इसकी स्क्रीन को ऊपर कर दो। तो क्या होगा, आप ऊपर से देख रहे हो, कैमरा एकदम बच्चे के लेवल पे आ जाएगा और आप ऊपर से देख सकते हो। तो एक ये फैसिलिटी ऐड हो जाती है उसमें। लेकिन हर फैसिलिटी की कॉस्ट होती है। जैसे ही इसको टिल्टेड स्क्रीन बोलते हैं, जैसे ही टिल्टेड स्क्रीन आ जाती है आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक है। तो एक तो ये रीज़न हो गया। उसके बाद जैसे जैसे आप रेंज बढ़ाते जाओगे कैमरे की प्राइस की, वैसे वैसे इसमें टच स्क्रीन भी आ जाएगा। अभी आप यहाँ से फोकस करते हो, शटर से फोकस करते हो और आँखों में देखते हो। थोड़े और महंगे कैमरे हो जाएंगे तो टच स्क्रीन आ जाएगा। उसमें टच स्क्रीन में क्या होगा, आप जिस भी किसी के फेस को टच करोगे वो फोकस में हो जाएगा, ठीक है। इससे कॉस्ट बढ़ती है। उसके बाद आपके जब आप आँख में लगाते हो तो बहुत सारे फोकस पॉइंट्स नज़र आते हैं। जब आप कैमरे को लगाते हो आँखों के अंदर तो आपको बहुत सारे फोकस पॉइंट नज़र आते हैं। आप लगा के देखो, इसमें नज़र आएंगे आपको, इसमें डॉट डॉट दिखाई देते हैं। देखो आप सामने से कैप निकाल लो, है ना, उसमें बहुत सारे स्पॉट्स हैं, डॉट्स हैं, उस पर रेड लाइट आती है तो पर्टिकुलर सबको दिखा दो। जैसे ही आप उसको फोकस करते हो तो छोटे 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 पॉइंट्स आते हैं। तो बेसिकली कैमरा जितना महंगा होता जाता है, जितना महंगा होता जाता है उतने ज़्यादा डॉट्स बढ़ते जाते हैं। इसको फोकस पॉइंट्स बोलते हैं। ध्यान से सुनते जाना सारी चीज़ों को कि क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं जो कॉस्ट को बढ़ाते हैं। ओके, आपके ये पॉइंट्स पड़ गए। उसके बाद लेकिन इन सभी चीज़ों में आपकी
पिक्चर क्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये याद रखना। जो कैमरा 30,000 का है वो भी वही क्वालिटी की पिक्चर देगा, जो कैमरा 1.5 लाख का है वो भी वही क्वालिटी की पिक्चर देगा। ओनली थिंग इज़ कि आपको पिक्चर खींचना आना चाहिए। आपके अगर फंडामेंटल्स क्लियर हैं, आपके बेसिक्स क्लियर हैं, यू नो हाउ टू ऑपरेट द कैमरा, देन आप किसी भी कैमरे से फ़ोटो खींचोगे, आपकी फ़ोटो इक्वल और उसकी शार्प आएगी। आपने महंगा से महंगा कैमरा खरीद लिया और अगर आपको उसको चलाना नहीं आता है, उसका एडजस्टमेंट लगाना नहीं आता है आपको, तो वो अच्छी पिक्चर नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, कैमरे की जो शार्पनेस है पिक्चर की, कैमरे की पिक्चर की जो ब्यूटी है, कैमरे की जो क्लैरिटी है, कैमरे के अंदर जो फ़ोटो के अंदर जो डिटेल्स आते हैं, जो आपको देख के अच्छे लगते हैं, वो 30% उसमें कैमरे की खासियत होती है, 70% जो है लेंस की खासियत होती है। तो अगर आपको खर्च करना है, मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि अगर आपको खर्च करना है तो आप लेंस पे खर्च करो, कैमरे के बजाय आप लेंस पे खर्च करो। लेंस पे जितना ज़्यादा खर्च करोगे आपकी पिक्चर क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। देखो, ये जितनी सारी फैसिलिटीज़ मैंने बताई, ये फैसिलिटीज़ उनके लिए है जिनको कि फ़ोटोग्राफी या तो बहुत अच्छे से नहीं आती, जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है फंडामेंटल्स के, तो वो ऑटोमेटिक पे ही ज़्यादा खींचना चाहेंगे। जिनको अच्छी नॉलेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैनुअल पे खींचेंगे। और मैनुअल ऑपरेशन पे आप जितना ज़्यादा अपनी नॉलेज को यूज़ करोगे उतनी ज़्यादा पिक्चर अच्छी आएगी। ठीक है, तो फिर से रिपीट करता हूँ कि पिक्चर क्लियर लाने के लिए कैमरा महंगा होना ज़रूरी नहीं है, आपकी नॉलेज अच्छी होनी ज़रूरी है और आपका लेंस अच्छा होना ज़रूरी है। अब जितने भी कैमरे हैं उसमें 2 तरह के सेंसर होते हैं, चाहे वो मिररलेस हो चाहे वो DSLR हो। एक होता है जिसको क्रॉप सेंसर बोलते हैं। क्रॉप सेंसर का मतलब ये होता है कि सेंसर का साइज़ जो होता है वो हमारी जो पहले के ज़माने में फिल्म चला करती थी, 35 mm का जो कैमरा था, 35 mm का जो एक फ्रेम होता है उसके बराबर का जो सेंसर होता है उसको फुल फ्रेम सेंसर बोलते हैं। मतलब उसका साइज़ जो है 35 mm का होता है, उसकी जो विड्थ होती है वो 35 mm की होती है। मेरे जो क्रॉप सेंसर से भी कैमरे हैं, इंडिया के 80% फोटोग्राफर्स, फिर से मैं बोल रहा हूँ, इंडिया के 80% फोटोग्राफर जो हैं वो क्रॉप सेंसर फोटो कैमरे के ऊपर ही काम करते हैं। और क्रॉप सेंसर जो होता है उसकी जो विड्थ होती है वो करीब 24 से 26 मिलीमीटर की होती है। मतलब वो आपके जो फुल फ्रेम सेंसर होता है उसके करीब 60% एरिया का होता है। तो डेफिनेटली उसके रेजोल्यूशंस जो होते हैं वो आपके फुल फ्रेम कैमरे से कम होते हैं। लेकिन ये फुल फ्रेम कैमरा वहाँ ज़्यादा यूज़फुल होता है जहाँ आपको अपनी पिक्चर को बहुत बड़े बड़े एनलार्जमेंट करना है। ओके, आपको अपनी पिक्चर का कितना एनलार्जमेंट करना है, आपको अपने एल्बम बनानी है। बेसिकली आप में से मैक्सिमम लोग जो है वेडिंग की फ़ोटोग्राफी करोगे या जो भी अपने इंस्टाग्राम पे फ़ोटो डालते हैं, फेसबुक पे फ़ोटो डालते हैं, अपने घर की एल्बम बनाते हैं, टीवी पे देखते हैं, उसके लिए जो मैग्नीफिकेशन होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है कि आपको उसका सुपर ब्लो अप चाहिए आपको। तो आपके जो क्रॉप सेंसर के जो फ़ोटोज़ का जो रेजोल्यूशन होता है उतना सफिशिएंट होता है कि आपको कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी कि इसमें इससे ज़्यादा मुझे चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा आपको चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे ज़्यादा तब चाहिए जबकि आपको उसके बदले में उतना रिटर्न भी मिल रहा हो। तो अगर आप प्रोफेशनली काम करना चाहते हो तो आपका क्लाइंटेज भी वैसा होना चाहिए, उस लेवल का होना चाहिए जो उस फ़ोटो को अप्रिशिएट कर सके। आप अगर मान लो आज फ़ोटोग्राफी शुरू करते हो तो अगले दिन से आपको कोई उस लेवल की कॉस्ट नहीं देगा। शुरुआत करने के लिए, मार्केट में अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए आपको जो फ़ोटो खींचनी है वो उसका रिटर्न भी तो आना चाहिए ना। तो अगर शुरू में ही मैंने 3 लाख का कैमरा ख़रीद लिया तो मुझे 3 लाख के कैमरे के जो आउटपुट हैं उसके बराबर के कस्टमर मार्केट में मुझे नहीं मिलेंगे। मुझे मार्केट में अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए वही कस्टमर मिलेंगे जो मुझे उस लेवल का रिटर्न दे सकें। तो मेरे को कैमरा भी उसी लेवल का लेना चाहिए।
ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब एक और बहुत बड़ा कैच मैं बताने जा रहा हूँ। जब आप कैमरा खरीदने जाते हो तो तरह तरह के कैमरे हैं, भीड़ लगी हुई है कैमरों की। मुझे चूज़ वो करना है अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि मुझे कैमरा किस लिए चाहिए। अगर मुझे कैमरा प्रोफेशनल काम के लिए चाहिए तो प्रोफेशनल काम के लिए मुझे क्या करना है, मुझे वेडिंग फ़ोटोग्राफी करनी है, मुझे फैशन फ़ोटोग्राफी करनी है, मुझे इवेंट फ़ोटोग्राफी करनी है, मुझे टूरिज़्म करना है या मुझे प्रेस जर्नलिज़म करना है। तो 80% लोग शुरुआत जो है वेडिंग फ़ोटोग्राफी से करते हैं। वेडिंग फ़ोटोग्राफी एक ऐसी फ़ोटोग्राफी जिसमें रिटर्न थोड़ा अच्छा है, जिसको बोलते हैं ना कि जब पेट भरा होता है ना उसके बाद ही सब कुछ अच्छा लगता है। शुरुआत में ही अगर आपने वैसा सोच लिया तो सबसे पहले तो पेट है ना। मुझे याद है एक टीवी शो में हिमेश रेशमिया ने बोला था, हिमेश रेशमिया को जानते हो है ना, कि मुझे हर सिंगर के घर में रोटी चाहिए, है ना। तो मुझे भी हर फोटोग्राफर के घर में रोटी चाहिए। तो सबसे पहले मुझे रोटी का इंतज़ाम करना, बाकी सारी चीज़ें बाहर हैं। रोटी तो आपको वेडिंग फोटोग्राफी ही कमा के देगी। तो सबसे पहले आप अपने आप को, अगर आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर के तौर पे अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाह रहे हो तो सबसे पहले आप वेडिंग फोटोग्राफी पे अपने आप को फोकस करो। एंड वेडिंग फोटोग्राफी के लिए मुझे किस तरह का कैमरा चाहिए, ओके। अब देखो, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कॉस्ट किस पे डिपेंड करती है। मेरा ISO बढ़ गया तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। कैमरे आजकल 32 हज़ार ISO के भी कैमरे हैं, ठीक है। इन्हों 32 हज़ार ISO आपको ज़रूरत तब पड़ती है जब आप किसी सुरंग में जाके फ़ोटो खींच रहे हो, किसी गुफा में जाके फ़ोटो खींच रहे हो, किसी ऐसी जगह पे जाके फ़ोटो खींच रहे हो जहाँ पे कि फ्लैश ले जाना अलाउड नहीं है। आप तो ऐसी जगह पे नहीं जाओगे वेडिंग की फ़ोटो खींचने के लिए, है ना। तो रूल नंबर 1, आपको वेडिंग में मैक्सिमम 1500 ISO से ऊपर नहीं जाना पड़ेगा कभी भी। 1500 ISO तक आपकी सारी पिक्चर अच्छी आ जाएंगी। तो आप देख लो कि मेरे कैमरे में कहाँ कहाँ 1500 ISO तक अवेलेबल है। तो आपको दुनिया के जितने भी एंट्री लेवल के कैमरे हैं सब में 1500 ISO मिल जाएगा। अब आप चाहो तो 3200 ले लो, चाहो तो आप D90 ले लो, चाहो तो D5600 ले लो, चाहो तो D7200 ले लो, कोई सा भी ले लो, आपका बजट बोलता है वो, ठीक है। नंबर 2, आपको ट्रीटेड स्क्रीन चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आप सारा काम अगर आँखों में कैमरा लगा के कर सकते हो तो ट्रीटेड स्क्रीन मुझे क्यों चाहिए। और वैसे भी अगर आपको याद हो तो मैंने फर्स्ट लेसन में ही बताया था कि कैमरा हमेशा सामने वाले की आँखों के लेवल पे होना चाहिए। जिसकी भी फ़ोटो खींच रहे हो उसकी आँखों के हाइट के बराबर आपका कैमरा होना चाहिए। तो जब आप आँखों पे लगा के फ़ोटो खींचते हो इस तरीके से, तो जो हाइट रहती है आपकी वो सामने वाले के फेस के सामने होती है, तो बेस्ट फ़ोटो आती है। अगर आपने एक बार टिल्टेड स्क्रीन वाला कैमरा ले लिया तो आपकी आदत बन जाएगी ऐसे करके फ़ोटो खींचने की। और एक बार कैमरा अगर बेस्ट लेवल पे आ गया तो पिक्चर में वो बात नहीं आएगी। तो कैमरे को लोअर तभी करते हैं जबकि मेरा सब्जेक्ट भी लोअर है। बेसिकली वो जो फैसिलिटी दी गई है, जैसे मैं किसी फूल का फ़ोटो खींच रहा हूँ, फूल नीचे क्यारी में लगा हुआ है तो मैं उतना नहीं झुकना चाहता हूँ, तो मैं कैमरे को डाउन कर लूँगा और ट्विटर स्क्रीन को ऊपर कर लूँगा और मैं ऊपर से देख के फूल की फ़ोटो खींच लूँगा। मैंने बताया था बच्चे का फ़ोटो खींचना, बच्चा ज़मीन में क्राउल कर रहा है, मैं उतना झुकना नहीं चाह रहा हूँ तो मैं कैमरे को डाउन कर लूँगा और मैं ऊपर से देखूँगा कि मुझे बच्चा कैसा दिखाई दे रहा, फोकस में है नहीं। तो टिल्टेड स्क्रीन का भी उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है आपको एंट्री लेवल है जब आप पहला कैमरा खरीदने जा रहे हो। तो मैं बार बार यही बोलता हूँ, पहले आप कमा लो, पैसे जमा कर लो, उसके बाद आप उसको अपग्रेड करने के बारे में सोचो। लेकिन जब आप शुरुआत करने जा रहे हो तो आप ये देखो कि किस चीज़ से मुझे 4 पैसे ज़्यादा मिलेंगे, उस पर पैसे डालो, फालतू के पैसे खर्च नहीं करो। ये क्लियर हो गया। टिल्टेड स्क्रीन का भी मुझे उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। टच स्क्रीन का फ़ायदा जो है वीडियोग्राफी में और सिनेमाटोग्राफी में ज़्यादा होता है, क्योंकि क्या होता है जब हम वीडियोग्राफी कर रहे होते हैं तो कैमरा हमारा रखा हुआ, सब्जेक्ट हमारा घूम रहा होता है और उसके हिसाब से कभी मुझे इसको फोकस करना है, कभी इसको फोकस करना है, तो जिसके ऊपर जिसके फेस के ऊपर मैं उंगली डाल देता हूँ वो फोकस हो जाता है। लेकिन जब मैं आँखों से
यूँ लगा कर फ़ोटो खींच रहा हूँ, तो उसमें मुझे टच स्क्रीन की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मैं अपने तो शटर भी टच स्क्रीन का ही काम करता है। मेरा सेंसर में जिससे चेहरे पे स्पॉट कर दूंगा उसको फोकस कर लेगा, तो मुझे टच स्क्रीन की भी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? अब सेंसर तो मैंने वही रखा हुआ है, क्रॉप सेंसर। अब आप दुनिया की फैसिलिटीज़ उसमें गिनाते रहो मुझे कि मेरे कैमरे में ये है, मेरे कैमरे में वो है। मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे को तो पिक्चर चाहिए, मेरे को मिनिमम 1500-2000 तक का ISO चाहिए, मेरे को सारे उसमें मोड्स चाहिए। हाँ, फोकस पॉइंट थोड़े ज़्यादा होंगे तो मुझे फ़ायदा है कि मेरे को फोकस करने में आसानी होगी, लेकिन फोकस पॉइंट ज़्यादा नहीं भी है, अगर 10 फोकस पॉइंट है दैट इज़ मोर देन सफिशेंट। आपको जो 53, 5600 का जो सीरीज़ है उसमें 12-15 ऐसे 100 फोकस पॉइंट के भी कैमरे आते हैं। उतना फोकस पॉइंट मुझे नहीं चाहिए स्टार्टिंग, मुझे उतनी फ्रिक्वेंटली फास्ट मूवमेंट नहीं चाहिए। तो बेसिकली आप ये देखो कि आपको कितना फास्ट जाना है, कितने फास्ट मूवमेंट लेने हैं। तो जैसे वेडिंग वगैरह की फोटोग्राफी है, उसमें जब आप फ़ोटो खींचते हो तो आपको बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता, आपका सब्जेक्ट बहुत तेज़ी से यहाँ वहाँ नहीं भागता। नॉर्मली एक समय में एक शॉट होता रहता है और आप उसको कवर करते हो, फिर दूसरे शॉट की तरफ जाते हो, तो आपका काम हो जाता है। तो अब आप बिगिनर के उसमें जो मेरी रिकमेंडेशन है, उसमें से आप इन तीनों सीरीज़ में से कोई सा भी ले सकते हो। 31 सीरीज़ की भी ले सकते हो, कोई सा भी 31, 32, 33, 34, 35। 50 सीरीज़ में ले सकते हो, 51, 52, 53, 54, 55 जो मिल जाता है आपको। 90 सीरीज़ में भी ले सकते हो, D90 है, D10 है, D50 है, लेकिन सबकी प्राइजेस में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। अब प्राइजेस में थोड़ा फ़र्क इसलिए अभी आ जाता है कि किसी के साथ में क्या लेंस मिल रहा है आपको, वो मैटर करता है। किस कैमरे के साथ में क्या लेंस मिल रहा है। देखो दुनिया के जितने भी कैमरे हैं सबके साथ में किट लेंस ही आता है ना। उसमें किसी में 18-55 आता है, किसी में 18-70 आता है, किसी में 18-200 आता है। तो अगर आपको 18-200 मिल रहा है और उसके लिए अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ रही है, तो वो आपको 18-55 वाले से जाना चाहिए। एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर के पास में अगर 18-200 का लेंस है तो उससे अच्छा कुछ नहीं, उससे वो सब कुछ कवर कर सकता है। 18-200 नहीं हो, अगर 18-150 है, 140 है, जो भी है इस तरह का, तो फिर 18-140, उससे भी आपका काम है। ठीक है, ये तो हो गया एक कि इससे काम हो जाता है। लेकिन अगर आपको अपनी पिक्चर क्वालिटी बढ़ानी है और शार्प करना है, तो आपके पास में फिक्स्ड फोकस लेंथ के कैमरे भी होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैंने बताया अभी आपको 50 mm है, 85 mm है, 135 mm है, तो आप सस्ता कैमरा खरीदो और साथ में ये लेंसेस भी खरीदो। तो ध्यान रखना जरूरी है। देखो वही मैं बोल रहा हूँ कि आप शुरुआती दौर पे महंगी चीज़ के बारे में तो सोचो ही मत। आप ये सोच लो कि मेरे को तो यूज़ करना आता है, मेरे को दुनिया की कोई सी भी चीज़ दे दी जाए। तो वो एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये तो हो गया कैमरा। म्यूज़िक है, एक 2 रुपए की बांसुरी जो होती है, वो सड़क पे जो बजाता हुआ निकलता है, वो बड़े से बड़े अच्छे अच्छे लोगों से अच्छी बजाता है, क्योंकि उसको आता है म्यूज़िक अच्छे से। अगर उसको संगीत आता है, दुनिया की कोई बांसुरी दे दो उसको, वो तो राग अपनी बजाएगा उसको कोई 10,000 की बांसुरी या 20,000 की बांसुरी नहीं चाहिए, है ना। कोई भी म्यूजिशियन है, उसके सामने कोई भी गिटार दे दो, अगर आपको बजाना नहीं आता है तो आप 2 लाख का गिटार दे लो, आपसे नहीं बजेगा, तो किसी को मज़ा नहीं आएगा उसमें। A.R. रहमान साहब हैं हमारे इतने बड़े, उन्होंने आज तक अपना पुराना वाला जो पियानो है वो नहीं हटाया है। उनका कोई भी कंसर्ट आप अटेंड करो तो सामने उनका पुराना वाला पियानो रखा रहता है, शुरुआत तो उसी से करते हैं वो, पुराने वाले पियानो से। तो उसके बाद तो एक से एक वर्जन आ गया मार्केट में, एक से एक फ्यूजन्स आ जाते हैं, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक। पुरानी चीज़ आदमी इसलिए नहीं छोड़ता क्योंकि उसको नॉलेज है, उसके हाथ में तो जो दे दिया जाए वहाँ से संगीत निकलेगा। उसी तरीके से अगर आपको फोटोग्राफी आती है, आपको सारे एडजस्टमेंट्स आते हैं, आप कुछ भी कर लो, आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा। तो उसके बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप ले लो, आपको जो कैमरा लेना हो, जो लेंस लेना हो, आएगा। हमने आपको क्या बताया, आप बॉडी खरीदो कैमरे की, बेयर मिनिमम ये 2-3 चीज़ उसमें होनी चाहिए।
बाकी आप बाद में ख़रीद लेना जब आपके पास पैसे आ जाएंगे। लेकिन आप शुरुआती दौर में अगर आपने एक प्राइम लेंस ले लिया, आप ज़्यादा मत करो, एक 50 mm का लेंस ले लो और एक 85 mm का लेंस ले लो। 50 mm का लेंस जो मैंने बताया, अगर आपने बॉडी आपकी ऑटोमेटिक ली है तो आपको 50 mm का लेंस आ जाएगा 8 से 9 हज़ार रुपये का, और 85 mm का लेंस आ जाएगा आपका 25 से 30 हज़ार रुपये का। ये भी अगर सेकंड हैंड मिल जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन हर कोई रखता नहीं है, बेचता भी नहीं है। सेकंड हैंड मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं मिले तो आप नया खरीदो, क्योंकि वो आपको पूरे करियर में साथ देगा। ठीक है, जैसे मान लो आज की तारीख में किसी के पास भी 3 साल से ज़्यादा पुराना मोबाइल नहीं होगा, जबकि मोबाइल ख़राब नहीं होता किसी का, दिल भर जाता है लोगों का, क्योंकि हर 2 साल में, हर 6 महीने में एक नया मोबाइल मार्केट में आ जाता है, पुराना हटा देते हैं हम लोग, नया मोबाइल ले लेते हैं। वही हाल कैमरे का है। आपने आज इतनी शिद्दत से कैमरा ख़रीदा, लाख 1.5 लाख रुपये खर्च करके, 6 महीने बाद उसका एक नया वर्जन आ जाए, आपको दिल लगने लगा मुझे ये वाला चाहिए, की बात, कोई बात नहीं। तो इसीलिए आप सस्ता कैमरा खरीदो, 20 हज़ार का खरीदो, 25 हज़ार का खरीदो, थोड़े दिन बाद उसको 18 हज़ार में बेच देना, फिर नया वाला 30 हज़ार में दे देना, तो आपकी जेब से कितना लगा, 4-5 हज़ार ही तो एक्स्ट्रा लगा ना, फिर नया खरीद लो। तो हमेशा आप मेरे हिसाब से नया सेकेंड हैंड कैमरा खरीदो। हर 2 साल में कैमरा बदलो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके मन में कोई हसरत नहीं होना चाहिए यार कि मेरे पास ये वाला कैमरा नहीं है, कोई बात नहीं, मार्केट में कोई भी नया आता है ना, आते से मत खरीदो उसका। जिस दिन आपके पास इतने पैसे हो जाएंगे कि हाँ मैं 3 लाख का कैमरा खरीद सकता हूँ, सारे मेरे खर्चे काटने के बाद, उस दिन खरीदो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी आप इस्टेब्लिश हो रहे हो, मैंने क्या बोला ना, घर में रोटी चाहिए सबसे पहले, तो सबसे पहले रोटी कमाओ। जिस दिन रोटी आ जाएगी, पेट भर जाएगा, तब आप पकवान के बारे में सोचना। सबसे पहले तो मुझे रोटी चाहिए, तब पहले आप सस्ता कैमरा खरीदो। सस्ता मतलब सेकेंड हैंड कैमरा, अच्छा वर्जन खरीदो, मिडिल क्लास का जो मैंने बताया, जिसमें कि जो बेयर मिनिमम क्वालिटीज़ हैं वो तो चाहिए ही चाहिए। जैसे आपका शटर स्पीड है, आपका डायफ्राम है, ये सारी चीज़ें तो होती ही होती हैं, सभी में होती हैं। ISO एक लेवल बताया मैंने, जैसे 3200 तक का है, काम हो जाएगा आपका उससे। ठीक है, ओके, और कुछ पूछना है? आज का फिनिश करें यहाँ पे।